23 अक्टूबर 2023 शिबली शादी की हृदय का अपनी मां नादिर अख्तर के पास फोन आता है। फोन आने के बाद कहता है, मां मुझे 3-4 लोगों ने किडनैप किया हुआ है, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, बहुत तड़पा रहे हैं, मेरी मदद करो। और फोन कट जाता है। अब 2 मिनट के बाद फोन दोबारा आता है। नादिर अख्तर फोन की तरफ भागती है बेतहाशा, फोन उठाती है। फोन उठाने के बाद कहती है, शिबली बोलो। पर वहां पर शिबली होता नहीं, इस समय कोई और शख्स फोन पर होता है। और नादिर अख्तर को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये फोन उनकी जिंदगी को बदल देने वाला है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये कहानी है शिबली हृदय की, जो कि बांग्लादेश के एक चित्तागोंग नामक एक शहर है, वहां पर रहा करता था। और पढ़ने लिखने में काफी होशियार, बड़े बड़े उसके सपने थे। उसके सपने इतने बड़े थे कि वो बड़ा होकर काफी कुछ पाना चाहता था अपनी जिंदगी में। माँ बाप काफी गरीब थे, इसलिए स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद वो अपना कॉलेज में दाखिला लेता है। और माँ बाप के ऊपर बोझ ना बन सके, इसलिए पोइट्री फार्म में एक मैनेजर की जॉब पकड़ लेता है। क्योंकि पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था, इसलिए उसकी मैनेजर की जॉब लग गई थी मात्र 19 साल की उम्र में। और वहां पर वो जॉब पकड़ता है ताकि माँ बाप के ऊपर बोझ ना बन सके। अब पोइट्री फार्म में वो अपनी जॉब शुरू करता है। अपनी जॉब के प्रति काफी ईमानदार, काफी होशियार, मालिक उससे बेहद खुश रहता। जहां पर वो जॉब करता था वहां पर माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के 6 लोग और काम किया करते थे, जो कि उससे उम्र में 5-6 साल बड़े थे। और काम करते करते उन सब में आपस में दोस्ती हुई, हंसी मजाक चलता रहता था, काम ऐसे ही चलता रहा। लेकिन दोस्ती होने के साथ साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, वो उसके हुक्म का, उसकी कमांड को मानने से हमेशा इनकार कर देते थे। इसका कारण ये था क्योंकि हृदय मात्र 19 साल का था और उनकी उम्र 24-25 साल की थी। तो अपने छोटे से उम्र के लड़के की कमांड मानना उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और यहीं से विवाद एक शुरू हो गया, जो कि विवाद आगे चल के काफी बढ़ गया। इसी तरह हृदय उनको काम की कमांड देता गया, लेकिन वो कभी कभी काम के लिए मानते नहीं, तो वो उनकी शिकायत मालिक से कर देता। और इस बात पर विवाद इतना बड़ा कि एक दिन हृदय की उन 5-6 लड़कों के साथ थोड़ी सी मारपीट हो गई। हृदय लड़ता झगड़ता नहीं था, मारपीट ट्राइबल कम्युनिटी के लड़कों ने ही करी थी। तो मामला मालिक तक पहुंचा। मालिक ने किसी तरह समझा बुझा के मामले को वहीं पर शांत किया और बोला कि अपना काम शांति के साथ करो। इसी तरह 2 महीने बीत गए, काम बहुत शांति के साथ चलता रहा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये शांति आने वाले तूफान से पहले की शांति है, और क्या उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है, ये शायद हृदय को भी नहीं पता था। अब दिन आता है 28 अगस्त 2023। हृदय अपना काम पोल्ट्री फार्म से खत्म करता है और हमेशा की तरह खत्म करने के बाद 5-6 बजे शाम को वो अपने घर पहुंच जाया करता था। लेकिन उस शाम वो अपने घर पहुंचा नहीं। माँ नादिर अख्तर उसका इंतजार करती हैं, लेकिन इंतजार करते करते काफी रात हो जाती है। माँ नादिर अख्तर को काफी परेशानी होती है, काफी बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आता है और वो फोन हृदय का था। और हृदय कहता है कि माँ, मुझे 3-4 लोगों ने किडनैप कर रखा है, मुझे काफी टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ से छुड़ाओ। तभी वो फोन कट जाता है। नादिर अख्तर काफी परेशान होती हैं और काफी अपने पति को बताती हैं ये बात। तभी 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से एक फोन आता है और उस फोन में इस समय हृदय होता नहीं। हृदय सामने की तरफ से एक किडनैपर का फोन आता है और वो किडनैपर नादिर अख्तर को, यानी हृदय की माँ को कहता है कि अगर अपने बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो मुझे 15 लाख टका दीजिएगा, जो कि बांग्लादेशी करेंसी होती है। 15 लाख टका दीजिए और अपने बच्चे को जिंदा ले जाइए। और कहते ही फोन कट जाता है। अब नादिर अख्तर, जो कि हृदय की माँ थी, और उनके पिताजी, वो इतने गरीब इंसान थे कि उनके पास 15 लाख टका उनके लिए उस समय बहुत बड़ी रकम थी। और वो 15 लाख टका जुटाने के चक्कर में जुट जाते हैं। कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी किसी के हाथ फैलाते हैं, लेकिन 15 लाख टका का जुगाड़ हो नहीं पाता। और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। अब 3 दिन बाद किडनैपर्स का दोबारा फोन आता है। हृदय की माँ फोन उठाती हैं। किडनैपर्स कहते हैं कि 15 लाख टके का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। तभी नादिर अख्तर के पति फोन ले लेते हैं। अब बोलते हैं कि भाई साहब, हम बहुत गरीब आदमी है, मेरा बेटा बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत ही अच्छा नेक शख्स है, आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए।
अगर उससे कोई गलती हुई हो तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं, आप उसकी तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इससे किडनैपर्स को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो कहते हैं 15 लाख टके का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ, और नादिर अख्तर के पिताजी ये सुनते ही रोने लग जाते हैं, कहते हैं हम 15 लाख टके का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, हम बेहद ही गरीब आदमी हैं। तो किसी तरह बात ले दे के 2 लाख टका पर फिक्स होती है, और 2 लाख टका पर फिक्स होने के बाद नादिर माफ़ी चाहूँगा रिदॉय के पिताजी 2 लाख टके की का इंतज़ाम करने में जुट जाते हैं। अब रिदॉय के पिताजी कभी अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते, कभी जहाँ काम करते उसके आगे हाथ फैलाते, कुछ रकम उनके पास थी, किसी तरह वो 2 लाख टके का इंतज़ाम करते हैं। 3 दिन इसमें गुज़र जाता है, 3 दिन गुज़रने के बाद यानी 4 सितंबर को वो किडनैपर्स को फ़ोन करते हैं, कहते हैं मेरे पास 2 लाख टके का इंतज़ाम हो चुका है, और इंतज़ाम होने के बाद किडनैपर्स उनको एक जगह है, वहाँ पर बारबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एक जगह है, वहाँ पर किडनैपर्स उनको बुलाते हैं, कहते हैं आप यहाँ पर आइए और अपने बेटे को ले जाइए। रिदॉय के पिताजी वहाँ जाते हैं। जाने के बाद दो किडनैपर्स उनके सामने आते हैं, उनको वो पैसा थमाते हैं, और पैसा लेने के बाद वो किडनैपर्स जाने लगते हैं। तभी रिदॉय के पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटे को तो मेरे वापस कर दीजिए। तभी किडनैपर्स कहते हैं आप अपने घर जाइए, और आपके घर पहुंचने से पहले आपका बेटा रिदॉय आपके घर पर पहुंचा रहेगा। अब रिदॉय के पिताजी को थोड़ा सा शांति मिलती है, अपने बेटे से मिलने की खुशी में वो तेजी से भागते हुए अपने घर जाते हैं, और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा वहां पर आया नहीं है। तो उन्हें लगता है कि हो सकता है किडनैपर्स ने थोड़ी देर कर दी हो, थोड़ा टाइम लेंगे उसको भेजने में। तो वो उसका इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते दिन बीत जाता है, शाम बीत जाती है, रात बीत जाती है, और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रिदॉय अपने घर वापस नहीं आता। अब 4 सितंबर को रिदॉय के पिताजी ने किडनैपर्स को रकम दी थी। 4 सितंबर से 7 सितंबर हो जाता है, रिदॉय अपने घर आता नहीं है। पिताजी डर जाते हैं, माँ नादिर अख्तर काफ़ी डर जाती हैं, सोचती है मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया। अब आनन-फानन में वो एक पुलिस स्टेशन लगता है उसी इलाके में, रोज़न पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जाती हैं, थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, यानी किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। तो थाने वाले पूछते हैं कि इतना टाइम हो गया आपके बेटे को किडनैप हुए, आप आज रिपोर्ट लिखवाने आ रही हैं। तो इस पर माफ़ी चाहूँगा रिदॉय के पिताजी कहते हैं कि उन्होंने बेटे को मारने की धमकी दी थी, हम काफ़ी डर गए थे, और आप मेरी जगह आप भी होते तो शायद यही करते, और हम डर गए थे। तो कृपया अब आप हमारी रिपोर्ट लिखिए और हमारे बेटे को ढूँढने में हमारी मदद कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। पुलिस वाले एफआईआर लिखते हैं और इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और उसकी माँ से पूछताछ करना शुरू करते हैं रिदॉय की। रिदॉय की माँ से पूछते हैं कि क्या रिदॉय का किसी के साथ झगड़ा या दुश्मनी थी? तो रिदॉय की माँ तुरंत जवाब देती हैं कि रिदॉय मुझसे कभी कोई बात छुपाता था नहीं। जिस पोल्ट्री फार्म में वो काम करता था वहाँ पर जो वर्कर्स से उनका थे उन उनसे उसका एक बार झड़प हुई थी, थोड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन वो मामला वहीं शांत हो गया था। उसके बाद से रिदॉय की कभी किसी से लड़ाई या दुश्मनी तो थी नहीं, क्योंकि रिदॉय बहुत ही शांत लड़का और बहुत ही स्वभाव का अच्छा लड़का था। पुलिस वाले रिदॉय की माँ की बातें सुनते हैं और पोल्ट्री फार्म की तरफ विजिट करते हैं। अब पोल्ट्री फार्म में जो वर्कर्स उनसे काम काम करते थे, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि वर्कर जो थे थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे। अब वर्करों को हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में लेके पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो उसको जो वहाँ से सुनने के लिए मिलता है, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको हैरान करेंगी, थोड़ा सा परेशान करेंगी। पुलिस ने वहाँ से हिरासत में 4 लड़कों को हिरासत में लिया, जो कि माइनर ट्राइबरी कम्युनिटी के लोग थे। उमोचिंग वर्मा, सूचिंग वर्मा, अंगोथुमुंग वर्मा और उथ्यागुन वर्मा। इनमें से जो मुख्य आरोपी था उमोचिंग वर्मा, पुलिस उसको मुख्य आरोपी मानती है और उससे पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के दौरान जो वो बताता है, सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो वो बताता है मैं आपको हूबहू उसकी एक कॉपी बता देता हूँ। उमोचिंग वर्मा बताता है, कहता है कि पोल्ट्री फार्म में वो हमारा मैनेजर था, हमें उसके कमांड पसंद नहीं थे। जब भी वो हमें कमांड देता था, हमें ये बातें दिल पर चुभ जाती थी, क्योंकि उम्र में वो काफ़ी छोटा था। उम्र में काफ़ी छोटा था, तो एक बार उसने मुझसे भी ऊँची आवाज़ में थोड़ी-सी बात करी, जो बात मुझे दिल पर लग गई, और दिल पर लगने के बाद मैंने अपने
जो भी मेरे साथ जो वर्कर काम करते थे, ये मेरे दोस्त थे, मैंने उनको अपनी बातों में लिया और मैंने कहा कि इसका काम खत्म करना होगा। तो 28 अगस्त का दिन था, हमने इसको किडनैप किया और किडनैप करने के बाद मैं अपनी गाड़ी में इसको लेके पहाड़ी वाले इलाके में गया। पहाड़ी वाले इलाके में जब मैं इसे ले गया, तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि इसको हम टॉर्चर करेंगे, इसके माँ-बाप से फिरौती की रकम माँगेंगे। हमें पता था कि इसके माँ-बाप काफ़ी गरीब हैं, कि इतनी बड़ी फिरौती की रकम तो दे नहीं पाएँगे, पर जो मिलेगा उससे हम अपना काम चला लेंगे। तो हमने फिरौती की रकम माँगी, फिरौती की रकम माँगने के बाद इसके पिताजी से जो रकम तय हुई, उन्होंने हमें दी। लेकिन इसी बीच जब हमने हृदय की आँखें बाँधी हुई थी, एक बार उसकी आँखें खुल गई और उसने किसी तरह गलती से और उसने हमारा चेहरा देख लिया। अब हमें डर लग गया कि अगर इसने हमारा चेहरा देख लिया है, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं जाके पुलिस में बता देगा, किसी न किसी को तो बता ही देगा और हमारा भांडा फूट जाएगा और हम सब जेल में होंगे। तो हमने डिसाइड किया कि अब इसको हम ज़िंदा छोड़ नहीं सकते, तो वो उसे गाड़ी में पहाड़ी के कोने से इलाके में ले गए, वहाँ पर उसका गला दबाया और उसकी जान ले ली और जान लेने के बाद उसको पहाड़ी से एक खाई का जो इलाका है, वहाँ से हमने इसको नीचे फेंक दिया। इतना माफ़ी चाहूँगा उमोचिंग वर्मा ने पुलिस को जानकारी दी और साथ ही उमोचिंग वर्मा ने जानकारी ये भी दी, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में है, बांग्लादेश की किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स में आप जानकारी लेंगे, तो उमोचिंग वर्मा ने बताया कि उसके प्रति मेरा गुस्सा इतना हावी था कि उसको पहाड़ी से नीचे फेंकने से पहले हमने उसके सीने से, उसके पेट से मांस के कुछ टुकड़े काटे और उस कुछ टुकड़ों को काट के पकाया और हम खा गए। इस तरह की घिनौनी हरकत उसने करी और ये सामने पुलिस के उसने एक्सेप्ट किया। सामने मीडिया के सारे लोग मौजूद थे, उनके सामने उसने ये एक्सेप्ट किया। उसके बाद हुआ क्या कि मीडिया के साथ पुलिस थी, पुलिस के साथ हृदय के माता-पिता उस पहाड़ी के नीचे जहाँ पर उमोचिंग वर्मा ने बताया था कि हमने उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, वहाँ पर पुलिस पड़ताल करती है तो देखती है वहाँ पर उसको एक कंकाल मिलता है और कंकाल मिलने के बाद हृदय के माता-पिता फूट-फूट कर रोने लग जाते हैं और रोने के बाद जब पुलिस को वो कंकाल बरामद हुआ तो कंकाल में जगह-जगह मांस के हिस्से थे, लेकिन सीने पर और पेट के हिस्से की तरफ से वो मांस के हिस्से गायब थे, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जो उमोचिंग वर्मा बता रहा था कि उसने सीने से और पेट के हिस्से को काट के अपने दोस्तों के साथ मिलके वो खा गया उसको, ये बात बिल्कुल सच थी। अब पुलिस को ये कंकाल मिला, इसकी सूचना पूरे बांग्लादेश शहर में फैल गई। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। अब पुलिस उमोचिंग वर्मा को गाड़ी में डालकर कोर्ट की तरफ ले ही जा रही थी। रास्ते में लोगों ने, जिनका भड़का गुस्सा था, उन्होंने रास्ते में पेड़, साइकिल, स्कूटर सब रास्ते में पटक दिए ताकि गाड़ी आगे जा ना पाए और पुलिस की गाड़ियों को रोक दिया। और रोकने के बाद भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उमोचिंग वर्मा को गाड़ी से बाहर निकाला और अपना गुस्सा उतारने लग गए। उसे डंडे, लात, घूंसों से इतनी पिटाई करी कि उमोचिंग वर्मा की वहीं पर मौत हो गई। पुलिस वाले सब देखते रह गए, लेकिन 4-5 पुलिस वाले थे, कर भी क्या सकते थे। तभी पुलिस वालों को वहाँ पर भारी मात्रा में कांस्टेबल बुलाने पड़े, जिन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, फायर ब्लैंक बुलेट्स छोड़ी, तब जाके मामला शांत हुआ और उसके बाद जो बाकी 3 आरोपी थे, इनको पुलिस कोर्ट में ले गई। अब 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसके बारे में जैसी जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर दूँगा और बाकी 3 आरोपी हैं जिन पर अभी भी केस चल रहा है और अभी फ़िलहाल वो अपनी ढाका की जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। इस केस के मुख्य आरोपी को सज़ा तो पब्लिक ने ही दे दी, उसकी रास्ते पर पीट-पीट के जान ले ली। बाकी के 3 आरोपी जो अपनी सज़ा काट रहे हैं, अभी सज़ा आना बाकी है कि उसको क्या सज़ा मिलती है। मैं चाहूँगा कि सज़ा उनको सख्त से सख्त मिले, अगर वो उनके ऊपर जुर्म साबित होता है तो। लेकिन एक छोटा-सा विवाद इतना बड़ा हो गया जिस विवाद ने एक माँ-बाप से अपने इकलौते बेटे को दूर जाना पड़ा। अब वो माँ-बाप अपनी ज़िंदगी में अकेले कैसे ज़िंदगी बिताएँगे, ये तो वो माँ-बाप ही जानते हैं जिनसे उनका बेटा चला जाता है, दूर चला जाता है। कभी आप भी इमेजिन करके देखिएगा, माफ़ी चाहूँगा किसी के साथ ऐसा हो ना, पर वो माँ-बाप ही जानते हैं जिनसे उनका इकलौता बेटा दूर चला गया हो। तो दोस्तों ये स्टोरी थी शिबली हृदय की, जो कि बांग्लादेश की एक कहानी है और एक सच्ची कहानी है। दोस्तों इसी तरह की अगर कोई स्टोरी आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, उस कहानी को मैं आपके पास साथ लेके आऊँगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक कहानी के अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। नमस्कार।